हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ ओम सर। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो क्लास 12 के 10वें चैप्टर इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के सीरीज़ को लेकर के है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज़ पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है। पर्ल एस बक एक अमेरिकन ऑथर थी। हालांकि वो चाइना में पली बढ़ी थी, लेकिन भारत से काफ़ी प्रभावित थी और इसलिए भारत जब वो घूमने आई तो यहाँ के दो प्रमुख वर्गों से मिलने की उनकी इच्छा थी। एक था यंग इंटेलेक्चुअल्स और दूसरा था पीजेंट्स कम्युनिटीज़, जो कि गांव में रहने वाले किसान थे। उनसे मिलने की उनकी प्रबल इच्छा थी और उनके जो फैमिली डॉक्टर्स थे उनसे उन्होंने भारत के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ जो है वह बचपन में सुनी थी और तब से भारत जो है वह उनके जीवन के पृष्ठभूमि का हिस्सा बन गया था। तो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज हैज़ बीन रिटन बाय डैश, यानी इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है एच ई बेट्स, बी है जर्मेन ग्रियर, सी पर्ल एस बक, डी बर्ट्रैंड रसल। राइट आंसर इज पर्ल एस बक, क्योंकि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है, निबंध है। Next question is second question and it is India through a traveler's eyes is A or N dash। अगेन यह स्टोरी टाइप को लेकर के यह क्वेश्चन है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज जो है वो क्या है। ऑप्शन ए है स्पीच यानी भाषण, बी ऐसे यानी निबंध, सी शॉर्ट स्टोरी और डी है प्ले यानी नाटक। इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे निबंध है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन एंड इट इज पर्ल एस बक वॉज ए और एन डैश बाय बर्थ, यानी पर्ल एस बक जन्म से थी, क्या थी। ऑप्शन ए है ब्रिटिश, बी है ऑस्ट्रेलियन, सी है अमेरिकन और डी है रशियन। इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अमेरिकन, क्योंकि पर्ल एस बक का जन्म अमेरिका में हुआ था। हालांकि वो पली बढ़ी थी चाइना में, लेकिन बाय बर्थ वो अमेरिकन ही थी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन एंड इट इज पर्ल एस बक रियर्ड इन डैश, यानी पर्ल एस बक को पाला पोषा गया कहाँ पर। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है जापान और डी है चाइना। राइट आंसर इज डी चाइना, क्योंकि पर्ल एस बक का लालन पालन चाइना में हुआ था, वो वहाँ पढ़ी लिखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन एंड इट इज द गुड अर्थ इज रिटन बाय डैश। याद रहे टेक्स्ट बुक में इसे गॉड्स अर्थ लिख दिया गया है, लेकिन इसके रचना का सही नाम द गुड अर्थ है और ये पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई रचना है। इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्ल एस बक द गुड अर्थ इज रिटन बाय पर्ल एस बक, बगल की तस्वीर में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन। कम माई बिलव्ड हैज़ बिन रिटन बाय पर्ल एस बक विद डैश एज बैकग्राउंड, यानी कि कम माई बिलव्ड नाम की जो रचना है पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई है किसकी पृष्ठभूमि पर। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है जापान, सी है इंग्लैंड और डी है इंडिया। इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पृष्ठभूमि पर लिखी यह किताब है कम माई बिलव्ड, तो डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ क्वेश्चन। पर्ल एस बक इज़ नाउन फॉर हर डैश, यानी पर्ल एस बक को जाना जाता है उसके किस चीज़ के लिए। ऑप्शन ए है शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कथा, बी है आर्टिकल्स यानी लेख या संपादकीय, सी है ट्रैवलॉग यानी यात्रा वृतांत और डी है सोनेट्स यानी कि 14 पंक्तियों वाली कविता। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैवलॉग लिखती थी वो, यात्रा वृतांत लिखती थी, अर्थात जहाँ जहाँ यात्रा करती थी उसका विवरण लिखती थी। Eighth question is पर्ल एस बक won the Nobel Prize for Literature in Dash, यानी पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज़ जो है वह साहित्य का मिला था। तो वो नोबेल प्राइज़ किस वर्ष मिला था, तो वो वर्ष था 1938। 1938 में पर्ल एस बक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। बी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन, डैश हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल एस बक्स लाइफ, यानी कौन जो है वह पर्ल एस बक के जीवन के पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा था या था। तो ऑप्शन ए है चाइना, बी है जापान, सी है अमेरिका और डी है इंडिया। डी इसका राइट आंसर होगा। भारत हमेशा से पर्ल एस बक के जीवन की पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन and it is the word color reminds Pearl S. Buck of the variety of dash that is Indian life, यानी रंग शब्द से Pearl S. Buck को विविध प्रकार के किस चीज़ की याद आती थी जो भारतीय जीवन है। तो जैसा कि चैप्टर में कहा गया है कि वेराइटी ऑफ ह्यू, अर्थात ह्यू का अर्थ भी कलर ही होता है। विविध प्रकार के रंग नज़र आते थे जब भी रंग शब्द का जिक्र होता था। 11th क्वेश्चन इज द बारबेरियन इन्वेडर्स फ्रॉम डैश लॉन्ग एगो पेनिट्रेटेड इंडिया, यानी जो बारबेरियन इन्वेडर्स थे यानी जो असभ्य आक्रमणकारी थे वो काफ़ी लंबे समय पहले भारत में घुस आए। तो वो कहाँ से आए थे? तो फ्रॉम यूरोप हो जाएगा। यूरोप से वे लोग भारत में घुस आए थे और कश्मीर में जाकर बस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रेकन्ड एज बिलोंगिंग टू द डैश रेस, यानी भारत के लोगों को समझा जाना चाहिए किस रेस यानी किस जो है वह नस्ल का। ऑप्शन ए है अफ्रीकन, बी है कॉकेशियन, सी है बारबेरियन और डी है नीग्रो, इसलिए बी राइट आंसर होगा। कॉकेशियन ये यूएसएसआर की जनजाति थी, ऐसा लेखिका का कहना है। 13th क्वेश्चन इज डैश मेक अ थर्ड ग्रुप बिटवीन द साउथ अफ्रीकन्स एंड द ब्लैक एंड वाइट, यानी साउथ अफ्रीका में जो वहाँ के मूल निवासी है साउथ अफ्रीकन्स और जो काले और गोरे हैं उसमें थर्ड ग्रुप जो है वो इंडियन लोग बनाते हैं। लेखिका का कहना है कि भारतीय लोग साउथ अफ्रीका में तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है, इसलिए ए इसका राइट आंसर है। 14th क्वेश्चन इज डैश हैज़ अ वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ, यानी किसका एक अपना तरीका है मानव जीवन में रच बस जाने का, घुल मिल जाने का। तो पर्ल एस बक के अनुसार इंडिया जो है और इंडियन पीपल जो हैं वो उनका एक खास तरीका है हर मानव जीवन में रच बस जाने का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वॉज ए और एन डैश, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्षा थी एक डैश, यानी कि ऑप्शन ए है सुडानी, बी है इंडियन, सी है नेपाली और डी है अमेरिकन। राइट आंसर इंडियन हो जाएगा क्योंकि भारत की विजया लक्ष्मी पंडित जो थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्षा बनी थी। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन, पर्ल एस बक केम इंडिया टू सी डैश, यानी पर्ल एस बक भारत आई थी देखने के लिए। क्या देखने के लिए? ऑप्शन ए है टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी दो वर्ग के लोगों से, बी है ताजमहल, सी है फतेहपुर सिकरी और डी है द इंडिया गेट। इसलिए राइट आंसर जो है वह टू ग्रुप्स ऑफ पीपल होगा। वो युवा बुद्धिजीवी वर्ग और किसान वर्ग ये दो वर्गों से मिलने के लिए आई थी। ए इसका राइट आंसर होगा। 17th क्वेश्चन इज द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव्ड दैट अनदर वर्ल्ड वॉर वॉज डैश, यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग थे भारत के उन्हें मालूम था या वे जानते थे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो था, क्या था? ऑप्शन ए है मैसिव, यानी कि काफ़ी भीषण, बी है डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी, सी है मीनिंगलेस यानी बेकार और डी है इनएविटेबल यानी अपरिहार्य। डी इसका राइट आंसर होगा। उन्हें पता था कि विश्व युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध होकर रहेगा। 18th क्वेश्चन इज द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वर रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड बाय द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ डैश, यानी किसकी वादा खिलाफी से भारत के बुद्धिजीवी वर्ग जो थे वो बेचैन और नाराज थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड, इसका राइट आंसर, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड जो है अपने वादे से मुकर गया, भारत को आज़ाद मुल्क घोषित करने से वो मुकर गया, इसलिए भारत के बुद्धिजीवी वर्ग उनसे नाराज थे। 19th क्वेश्चन इज डैश प्रोफेसी ऑफ ब्लड बाथ कुड नॉट प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम बीइंग इंडिपेंडेंट, यानी किसकी खून खराबे की भविष्यवाणी भी भारत को आज़ाद होने से नहीं रोक सकी। तो विंस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे उनकी भविष्यवाणी थी कि भारत को अगर आज़ाद मुल्क घोषित किया गया तो खून खराबा होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चिल की प्रोफेसी भी भारत को आज़ाद होने से नहीं रोक सकी। 20th क्वेश्चन इज वॉर एंड किलिंग अचीव नथिंग बट डैश, यानी युद्ध और हत्याओं से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय डैश के। ऑप्शन ए है लॉस यानी हानि, बी है प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, सी है एनमिटी यानी कि शत्रुता और डी है पावर, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा कि युद्ध और हत्या से
हानि के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होता। 21st question is the real indictment against colonialism was to be found in dash, यानी वास्तविक अभियोग जो था, ओरिजिनल आरोप जो था उपनिवेशवाद के खिलाफ, वो पाया जाता था कहाँ पर? तो ऑप्शन ए है सिटीज़ यानी शहर में, बी है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यानी कि महानगर, सी है विलेजेस और डी है फॉरेन कंट्रीज। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिवेशवाद पर सबसे बड़ा आरोप जो है वह गांव में लगता था, भारत के गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd क्वेश्चन, द इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट डैश, यानी भारतीय लोगों का अंग्रेजी शासन के अधीन जो जीवन काल था, औसत आयु जो थी वो थी मात्र डैश। ऑप्शन ए है 70 ईयर्स, बी है 60 ईयर्स, सी है 27 ईयर्स और डी है 72 ईयर्स। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्र 27 वर्ष थी औसत आयु उस समय लोगों की, अंग्रेजों के अत्याचार के चलते। 23rd क्वेश्चन इज लीडरशिप इन इंडिया कैन बी कंटिन्यूड बाय दोज हु आर कैपेबल ऑफ डैश, यानी भारत में लीडरशिप यानी कि नेतृत्व जो है वह उन्हीं के द्वारा जारी रखी जा सकती है जो कैपेबल हैं, अर्थात क्षमतावान हैं। किस चीज़ के? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेनन्सिएशन यानी त्याग की भावना जिसमें है, जो त्याग के काबिल हैं वही भारत में राजनीति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th क्वेश्चन, डैश वॉज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट, यानी कौन सी वो चीज़ थी जो भारतीय जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू में मौजूद थी? तो लेखिका के अनुसार रिलीजन यानी कि धर्म जो है वो हमेशा से भारतीय जीवन में अच्छे और बुरे पहलू के रूप में मौजूद रही है। 25th क्वेश्चन इज डैश हैड मेड द इंडियंस एनर्वेटेड एंड एग्जॉस्टेड, यानी किस चीज़ ने भारतीय लोगों को कमज़ोर और थका दिया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलोनाइजेशन, अंग्रेजों के उपनिवेशीकरण के चलते, उपनिवेशवाद के चलते भारतीय लोग उनके अत्याचारों के आगे जो है वह थक चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे।